अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आज का लेक्चर प्रॉब्लम 12.10 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वो हमसे पूछ रहा है किताब वाला कि यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटर्मिन द अमाउंट बाय विच ए पॉइंट चार्ज of 4 into 10 to the power minus 8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 मीटर अवे। यानी एक चार्ज है, उससे 1.2 मीटर पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली मालूम करना है। तो पहले वो कहता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल क्या होगा, व्हेन द चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन द चार्ज इज़ नेगेटिव। दूसरे पार्ट में नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। तो चार्ज हमें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का गिवन है। तो गिवन डाटा में हमारे पास चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और फासला हमें पता है कि दैट इज़ 1.2 मीटर। तो हमने डिटर्मिन क्या करना है, हमने पोटेंशियल मालूम करना है अगर चार्ज पॉजिटिव है, और हमने पोटेंशियल मालूम करना है कि जब चार्ज नेगेटिव है। तो एक को V प्लस और एक को V माइनस कहते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम V प्लस मालूम करते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो Q को पॉजिटिव पुट करें, यानी +4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम पुट करें, और फासला 1.2 है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, और नीचे 1.2 R की वैल्यू है। सॉल्व करें तो 300 वोल्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो Q की जगह सिंपली माइनस Q आ जाएगा। यहाँ पे आता है B जो पार्ट है, V माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय R। तो चार्ज को सिंपली नेगेटिव पुट कर दें, ये हमने नेगेटिव चार्ज को पुट कर दिया। सॉल्व करें तो आंसर की मैग्नीट्यूड 300 ही रहेगी, लेकिन जो साथ माइनस साइन है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखते हैं 12.11। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज in an orbit around the nucleus, a nuclear proton at a distance 5.29 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 10 to the power minus 19 कूलम है, और मास 9.10 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम है। तो यहाँ पे वो कहता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल है, उसमें हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, और दोनों का बराबर चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इनके दरमियान जो फासला है यानी जो रेडियस है दैट इज़ 5.29 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, और जो स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो 2.18 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड है। तो हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस, यानी प्रोटॉन की वजह से इस पॉइंट पर यानी इस फासले पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रोटॉन की फील्ड के अंदर मौजूद रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कोई टोटल एनर्जी होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी मालूम करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, यानी जितनी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दी जाए और वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मालूम करें तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जितनी एनर्जी पोजेस करता है उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाए। तो इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक कुएं में 10 मीटर का कुआं कोई गड़ा है, उसमें आप गिरे हैं, तो वापस आने के लिए भी आपको 10 मीटर का फासला ट्रैवल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कम फासला ट्रैवल करके बाहर निकल आएँ, आपको 10 मीटर से ज़्यादा का फासला ही ऊपर की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। बहरहाल ये फासले की मदद से एग्जांपल है। आप क्योंकि एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी में भी फासला इन्वॉल्व होता है mgh, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अब गिवन डाटा में हमारे पास एक तो फासला पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फासला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फासला है। स्पीड पता है इलेक्ट्रॉन की कि 2.18 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड है।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर पोजेस करता है या एटम की टोटल एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशंस में हम देखते हैं कि पोटेंशियल के लिए तो हमें पता है कि प्रोटॉन इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल उसकी वजह से होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। Q में सिंपली प्रोटॉन का चार्ज पुट करें और R में फासला पुट करें कि जिस फासले पर पोटेंशियल निकालना है, और वो वही फासला है जिस फासले पर इलेक्ट्रॉन है, हमें यही कहा गया है। तो ये फासला हम पुट करेंगे जी। तो अब वैल्यूज़ पुट करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू आ गई, Q ऊपर 1.6 10⁻⁻19 और डिस्टेंस ये हमें पुट किया और हमारे पास पोटेंशियल आ गया 27.22 वोल्ट। अब हम बी पार्ट की तरफ पर चलते हैं और टोटल एनर्जी मालूम करते हैं। टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का फार्मूला है -ke²/2rn। ये फार्मूला इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है। और इस केस में n ऑर्बिट का नंबर होता है और यहाँ पर ये पहले ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम n को 1 पुट कर देते हैं। सिंपली E1 = ke²/r1। तो यहाँ पर आप सिंपल ये चीज़ें पुट कर देते हैं। हमें r भी पता है, फासला पता है, k पता है 9 × 10⁻⁹ है, E जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, R1 अभी हमने ये R हमें पता है, दिया गया है फासला, वो पुट किया तो हमारे पास एनर्जी आ गई -2.18 10⁻⁻18 जूल्स। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अब हम इसको बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जाउल्स में है और एनर्जी एटॉमिक लेवल पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आपको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। जाउल में एनर्जी हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जानी हो तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पोजेस करता है और यही एनर्जी हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम इस एटम से बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर हम सी में इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन पोजेसेस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है यही देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए यहाँ से। तो इस एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर ए कैमरा कंटेन्स ए कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volts. Determine the energy that is used to produce the flash. तो वो कहता है कि एक कैमरा है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश है। फ्लैश यानी वो जो लाइट एक का फ्लैश आपको नज़र आता है, तो वो फ्लैश आम सेल से प्रोड्यूस नहीं होता, उसके लिए बीच में कैपेसिटर भी लगाना पड़ता है और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उस स्टोर्ड एनर्जी की मदद से फ्लैश प्रोड्यूस होता है। तो जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है वो 750 माइक्रोकूलम का है और माइक्रो फैरेड का है और 330 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो आपने मालूम करना है कि ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो हमें गिवन डाटा में पोटेंशियल डिफरेंस पता है 330 वोल्ट है, कैपेसिटेंस पता है 750 पिको फैरेड है, तो माइक्रो फैरेड है, सॉरी ये पी लिखा है, इसको माइक्रो होना चाहिए यहाँ पर, तो ये माइक्रो होगा। तो ये 750 × 10⁻⁻6 फैरेड होगा। अब यहाँ पर आपके पास डिटरमिन आपने करना है एनर्जी। तो आपको पता है कि एनर्जी जो होती है दैट इज़ 1/2 CV²। आपको C भी पता है, V भी पता है, 1.2.5 होता है, C 750 × 10⁻⁻6 गिवन है और V जो है 330 वोल्ट है। इसको सॉल्व करें तो 40.83 जाउल्स एनर्जी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद 13th प्रॉब्लम है
A capacitor has capacitance of 2.5 into 10 to the power minus 8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on other plate. When the potential difference between plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? तो अब वो कहता है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 फैरेड है, और चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से रिमूव होकर दूसरी पर जाते हैं, यानी एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट नेगेटिव हुई है उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और कहाँ से आए हैं? वो जो प्लेट पॉजिटिव हुई है उसके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट पर आ गए हैं। तो हमें कहता है कि अगर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 फैरेड का कैपेसिटर हो, 450 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो प्लेट्स में, तो बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो। तो हमें गिवन डाटा में कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है जो हमें दिए गए हैं, और हमने डिटरमिन करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो कैलकुलेशंस में देखते हैं कि कैपेसिटर के केस में हमें पता है कि जो टोटल चार्ज किसी प्लेट पर आता है वो CV के बराबर होता है। अब टोटल चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है कोई नंबर ऑफ़ चार्जेस इकट्ठे होने से बना है। तो अगर एक का चार्ज E है और 10 चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज 10E हो जाएगा। तो इसको आप Q इज़ इक्वल टू NE लिख सकते हैं। N यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होता है। तो अब दोनों Q हैं तो इनको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 and 2, NE इज़ इक्वल टू CV। तो यहाँ पर N को आप लिख सकते हैं CV बाई E, E को सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर लिया है और वैल्यूज़ डाल दी। C की वैल्यू 2.5 10 टू द पावर माइनस 8, V की वैल्यू 450 और E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करें तो आंसर 7.03 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। इसके साथ यूनिट नहीं आएगी बिकॉज इट इज़ ए नंबर, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, यानी 7.03 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ करेंगे, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।